हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और मॉर्निंग में सुबह 10 बजे, हर रोज़ सुबह 10 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिससे आप अपना देख सकते हो कि आपके होम साइंस में कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन की प्रक्रिया के चरणों में से कौन सा चरण नहीं है। पहला आपका आयोजन, दूसरा नियंत्रण, तीसरा मूल्यांकन, चौथा निष्पादन। तो समय प्रबंधन की प्रक्रिया के चरणों में से कौन सा चरण नहीं है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बिल्कुल सही। देखिए, समय प्रबंधन की प्रक्रिया के चरण कौन सा नहीं है, तो निष्पादन नहीं है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवकाश काल समय प्रबंधन के किस चरण का भाग है। अवकाश काल समय प्रबंधन के किस चरण का भाग है। नियंत्रण, मूल्यांकन, आयोजन कि निष्पादन। क्वेश्चन को ढंग से देखिए और आंसर दीजिए। देखिए, अवकाश काल समय प्रबंधन का किस चरण का भाग है, तो अवकाश काल समय प्रबंधन का आपका नियंत्रण चरण का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय और शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को क्या कहते हैं। किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय और शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को क्या कहते हैं। कार्य सरलीकरण। तो इसका राइट आंसर ए है। कार्य सरलीकरण का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है। देखिए, समय की बचत करना, आराम करना, बातें करना, पढ़ाई करना। ये तो बहुत आसान आंसर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे इस क्वेश्चन का। तो देखिए, कार्य सरलीकरण का निम्नलिखित में से उद्देश्य होता है समय की बचत। देखो, कोई भी कार्य है तो हम उस कार्य को कार्य सरलीकरण का क्या मतलब, कार्य को सरल रूप से करना, जिससे क्या हो, समय की बचत हो और हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी बचत हो। तो कार्य सरलीकरण इसीलिए किया जाता है जिससे समय और हमारी एनर्जी दोनों की बचत हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, समय की बचत। फिर किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है, इम्पोर्टेंट है। कथन वाले क्वेश्चन तो जरूर देख लिया करो, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सभी लोग आंसर देंगे, किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन आपका राजमल पी देवदास जी का है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं। फिर थकावट के वर्णित कारणों में कौन सा कारण नहीं है। थकावट के वर्णित कारणों में कौन सा कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है। जो थकावट होती है तो उसके लिए जो कारण बताए गए हैं इसमें से कौन सा कारण वो नहीं है। तो राइट आंसर इसका ध्यान डी है। फिर थकावट का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। सिर भारी होना, कार्य में अभिरुचि होना, भूख लगना, स्मरण शक्ति कम होना। थकावट का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। तो देखिए, जब थकावट होती है तो कौन सा लक्षण है, तो भूख लगना, सिर भारी होता ही है, कार्य में अरुचि होती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, पर भूख लगना ये लक्षण नहीं है। प्रबंधन के कार्यों में के विभाजित भागों में कौन सा भाग शामिल नहीं है। जो प्रबंधन है, आपका मैनेजमेंट है, उसके कार्य जो विभाजित किए गए हैं, जो बताए गए हैं, उनमें से कौन सा भाग शामिल नहीं है। इसमें से योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन की मूल्यांकन करना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको बताइए।
देखो, प्रबंधन के कार्यों के विभाजित भागों में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रबंधन के कार्यों के विभाजित भागों में आपका मूल्यांकन शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत नष्ट करो, क्योंकि समय ही वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। ये कथन किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? पुअर रिचार्ड, हॉल्स, हेलन, ग्रॉस और कैडर। ये क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी सीरीज़ ला रही हूँ, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर दिया करो। क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत नष्ट करो, क्योंकि समय ही वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका पुअर रिचार्ड का है। मानव शक्ति में कैलोरी का व्यय है, ये कथन किस विद्वान ने दिया है? मानव जो शक्ति है वो क्या है? कैलोरियों का व्यय है। ये कथन किस विद्वान का है? देखिए, मानव शक्ति में कैलोरियों का व्यय है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका ग्रास और कैडल ने दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के कार्य करने के लिए एक स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 104 कैलोरी घंटा, 100 कैलोरी घंटा, 125 कैलोरी घंटा, 300 कैलोरी घंटा। तो राइट आंसर जल्दी से बताएं सभी लोग प्रयास करें और आंसर दें। हल्के कार्य को करने के लिए एक स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? जल्दी से सभी लोग आंसर दें, कोशिश करें, जो भी सही आ रहा है वो बताएं, पर दे आंसर। तो देखिए, हल्के कार्य करने के लिए जो एक स्त्री होती कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो हल्के कार्य करने के लिए एक स्त्री को आपके 100 कैलोरी घंटा आवश्यकता होती है। कैलोरी उपभोग के संबंध में ऊर्जा लागत संबंधी धारणा कब प्रतिपादित की गई थी? जो कैलोरी होती है उसके उपभोग के संबंध में ऊर्जा लागत संबंधी धारणा कब प्रतिपादित की गई थी? तो 1972 में, 1974 में, 1980 या 1960? तो देखिए, कैलोरी उपभोग के संबंध में ऊर्जा लागत संबंधी जो धारणा थी वो आपकी प्रतिपादित की गई वर्ष 1974 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया के संबंध में प्रथम चरण कौन सा होता है? जो आपका निर्णय प्रक्रिया होता है तो उसके संबंध में जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है? विकल्प की खोज, निर्णय करना, विकल्पों का विचार विमर्श, समस्या को परिभाषित करना। तो देखिए, निर्णय प्रक्रिया के संबंध में जो प्रथम चरण होता है वो समस्या को परिभाषित करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम के वे निर्णय होते हैं जो चरणों या क्रियाओं के एक विशेष क्रम में संपादित होते हैं, उसी प्रकार एक समीकरण हल किया जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो कार्यक्रम वे निर्णय होते हैं जो चरणों व क्रियाओं के एक विशेष क्रम में संपादित होते हैं, उसी प्रकार जैसे एक समीकरण हल किया जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका हर्बर्ट साइमन का है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट कथन है।
फिर एक पुरुष को अधिक सक्रिय कार्य करने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो एक पुरुष है उसको अधिक सक्रिय कार्य करने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उसको 240 कैलोरी घंटा की आवश्यकता होती है, प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। 240 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। फिर है प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसकी सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई आपका निर्णय है। फिर किस विद्वान ने निर्णय को प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई माना है? तो किस विद्वान ने निर्णय को प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई माना है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। कहीं से ही पता कीजिए, इसका आंसर दीजिए। अब आपको इसके बारे में मुझे बताना होगा, तो इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपका होमवर्क है कि किस विद्वान ने निर्णय को प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई माना है। ये आपका होमवर्क है, तो सबको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। ज्ञान को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तकनीकी, मानवीय, भौतिक या व्यक्तिगत? ज्ञान को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? देखो, आपको पता तकनीकी साधन होता नहीं है, संसाधन होता नहीं है, व्यक्तिगत संसाधन होता नहीं है, मानवीय अमानवीय होता है। तो देखिए, ज्ञान को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो मानवीय संसाधन। पारिवारिक जीवन की उन्नति और सफलता के लिए सबसे ज़्यादा किसे प्रबंधन प्रक्रिया का ज्ञान होना जरूरी है? पुरुष को, गृहिणी को, बच्चे को, इनमें से कोई नहीं। जो परिवार है उसकी उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रबंध प्रक्रिया का ज्ञान होना किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो आप सबको पता है, इसका आंसर तो बहुत ईजी है, एक गृहिणी को। गृह प्रबंधन किस विषय का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो गृह प्रबंधन आपका किस विषय का एक महत्वपूर्ण भाग है? ये तो आंसर भी सबको पता होगा, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। आप होम साइंस पढ़ रहे हो और ये किसका पार्ट है? गृह विज्ञान का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो किसका महत्वपूर्ण भाग है? गृह विज्ञान का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी सीरीज़ लाऊंगी, आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।